हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने यहाँ बोर्ड में एक वर्कशीट लिखी है आपके लिए। इसके पहले हमने हिंदी ग्रामर के 6-7 पार्ट की हमने क्या लिखी, रिवीजन लिखी और उस पर हमने वर्कशीट भी सॉल्व की, ठीक है ना। अब हम हिंदी सीबी पार्ट 7, 8 और 9 जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं उस पार्ट की रिवीजन करेंगे। वर्कशीट मैंने लिखी है आपको, आप इसे अपने बुक में अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसे सुलझाएंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको ऊपर जो हमने लेसन पढ़ा उसके एक बार हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट 7 देखा। पार्ट 7 क्या था? पार्ट 7 हमारा राष्ट्रीय पुष्प पढ़ा था हमने। क्या है हमारा राष्ट्रीय पुष्प? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। उसके क्या कौन कौन से नाम है? पंकज, जलद, सरोज, नीरज आदि उसके नाम है। और उसे और भी किस नाम से जाना जाता है? तो उसे और भी पुष्पराज इस नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कमल का तना होता है जो कैसा होता है ना, यह कमल पुष्प, यह कमल का पुष्प हमने इसमें पढ़ा था। इसका यहाँ क्या है? तना सीधा, लंबा तथा खोखला होता है और इसके जो पत्ते होते हैं कैसे होते हैं? वहाँ इस तरीके से ढाल जैसे होते हैं ना, ऐसा हमने पढ़ा है। और इसके अलग अलग नाम है, पंकज, जलद, सरोज, नीरज है। और ये इसका क्या है? कमल का तना जो लंबा, सीधा तथा खोखला होता है और यह कहाँ होता है? पानी के नीचे होता है। ये इसके पत्ते हैं जो ढाल जैसे फैले हुए होते हैं, यहाँ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। और पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला या कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, इतना हमने पढ़ा था। अब इस कमल पुष्प को अलग अलग जाति धर्मों में इसकी विशेष मान्यता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पुष्प का गौरव प्राप्त हुआ है, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा पार्ट 8 नाना जी की चिट्ठी। एक कविता है, एक पोएम है, उसमें एक नाना जी की चिट्ठी के बारे में हमने पढ़ा। चिट्ठी यानी क्या होता है, उस चिट्ठी का महत्व हमने पढ़ा। तो बिट्टी और किट्टी नाम की 2 बेटी लड़कियां होती हैं, उनकी मम्मी होती है। तो बिट्टी किट्टी के घर किसकी चिट्ठी आई होती है? उसके नाना जी की आती है ना। अब नाना जी की चिट्ठी देखकर बिट्टी और किट्टी बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से मारे झूमने लगते हैं, नाच नाच कर अपने मम्मी को नाना जी की चिट्ठी दिखाते हैं। नाना जी ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा था कि मेहनत करके तुम पढ़ना और खूब होशियार बनना, क्योंकि पढ़ लिख कर ही क्या बनते हैं? होशियार बनते हैं। और जब पढ़ लिखने के बाद तुम अच्छी पढ़ाई करके दूसरी कक्षा में जाओगी तो मैं तुम्हें ढेरों उपहार दूंगा, यह नाना जी ने कहा था। इस कविता की रचयिता कौन है? कवयित्री। इस कविता की कवयित्री है कवयित्री विनीता जैन, हमने पढ़ा। हो गया पाठ 8। अब हमने पढ़ा था पाठ 9 समाधान, पढ़ा था ना। समाधान, इस पाठ में हमने एक छोटी सी स्टोरी जैसे पढ़ी थी। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? रामधनी। वह कहाँ का रहने वाला होता है? रामधनी किशनगढ़ का रहने वाला है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक कुसुम और दूसरी सुमन। पहली बेटी कुसुम है बड़ी बेटी, और दूसरी बेटी सुमन है। अब रामधनी ने अपनी दोनों बेटियों के विवाह किए। कुसुम का विवाह उसने किसके साथ किया? कुम्हार के साथ किया। और छोटी बेटी सुमन का विवाह उसने किसान के साथ किया। अब किसान यानी कौन? जो खेत में फसल उगाता है, और कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस तरीके से पार्ट 9 हमने पढ़ा था। उसमें रामधनी के दोनों दामाद बहुत ही मेहनती थे। दोनों ने अपने अपने कार्य से अपना घर चलाना खूब अच्छे से आता था और वो मेहनत करके मेहनत की कमाई ही खाते थे। अब एक दिन रामधनी को लगा कि वह अपनी बेटियों से जाके मिले। उसने अपनी बड़ी बेटी कुसुम के घर जाने के बाद उसने उससे उसका हाल चाल पूछा। तो उसने क्या कहा कि इस वर्ष हमने बहुत सारे बर्तन बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं, बस इस वर्ष वर्षा ना आए तो हमारा कारोबार खूब चलेगा, इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना भी की है। और उसने अपने पिताजी से भी कहा, रामधनी से कहा कि आप भी इसलिए हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि इस वर्ष वर्षा न हो, ताकि क्या होगा? हमारा कारोबार खूब चलेगा। अब वह रामधनी कुछ दिनों बाद दूसरी बेटी सुमन के घर गया, जिसका पति किसान था। अब किसान के घर जाने के बाद रामधनी ने सुमन से पूछा उसका हालचाल। तो सुमन ने भी वही कहा कि इस वर्ष हमने खूब मेहनत की है, फसल भी उगाई है, लेकिन
अभी तक वर्षा नहीं हुई है। अगर इस वर्ष खूब वर्षा होगी तो हमारी जो फसल है वहाँ अच्छी आएगी और हमें अच्छी उपज होगी, जिससे मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने भगवान से प्रार्थना की है कि इस वर्ष खूब वर्षा हो। और सुमन ने पिताजी से भी आग्रह किया कि पिताजी आप भी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि इस वर्ष खूब वर्षा हो। अब रामधनी बड़ी ही उलझन में पड़ गया ना। अब वह किसके लिए प्रार्थना करें? फिर वहाँ सोचते सोचते कुछ समय बाद वह अपने घर में सोचने लगा और फिर कुछ समय बाद फिर बेटियों के घर गया और उसने उस समस्या का, उस उलझन का समाधान खोज लिया था। अब वह अपने बेटियों के घर, दोनों बेटियों के घर गया और दोनों बेटियों से उसने कहा कि इस वर्ष यदि वर्षा नहीं हुई तो कुसुम का फायदा होगा, मुनाफा होगा और उसे खूब लाभ होगा। तब तुम क्या करना, जब तुम्हें लाभ होगा तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन सुमन को दे देना। और सुमन से कहा अगर इस वर्ष वर्षा हुई तो तुम्हें फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो तुम्हारा फायदा होगा। तो तुम क्या करना, इस वर्ष अगर तुम्हें फायदा हुआ तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन कुसुम को दे देना। इस तरीके से उसने दोनों बेटियों को बात समझाई और दोनों बेटियां मतलब दोनों बहनें कुसुम और सुमन रामधनी की बात से सहमत हो गई। इस तरीके से रामधनी ने अपनी समस्या का समाधान निकाला। इस पाठ पर हमने क्या सीखा था? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली थी कि किसी भी समस्या का समाधान हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर सकते हैं। इतना हमने पढ़ा था। अब हम बच्चों हमने तीनों पाठ की ऊपर रिवीजन भी कर ली। अब उसी पाठ पर आधारित मैंने आपको एक वर्कशीट बना के दी है जो कि हमें क्या करनी है, सुलझानी है। तब देखो मैंने जो वर्कशीट आपको दी है बच्चों, यहाँ मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दी हूँ क्वेश्चंस। इनके आंसर आपको उन 3 ही लेसन से देखकर या लर्न करके आपको लिखने हैं, जो कि आपको एग्जाम में जो आपकी अभी एग्जाम होने वाली है उसमें आपके लिए वहाँ उपयोगी होगी। तो चलो देखते हैं वर्कशीट 1। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला पर्यायवाची या समानार्थी या शब्द लिखो। पहला शब्द है श्रृंगार। पहला शब्द क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार यानी क्या होता है? इस श्रृंगार का समानार्थी शब्द आप इसे शब्दार्थ में पढ़ के भी इसे लिखेंगे। फिर दूसरा शब्द था महीन। दूसरा शब्द हमने लिखा है महीन। महीन यानी क्या होता है? कमल के डंठल से महीन सूत निकलता है, हमने पढ़ा था ना। तो महीन यानी क्या होता है, इसका अर्थ आपको यहाँ लिखना है। फिर हमने पढ़ा तीसरा शब्द है आपके लिए इस पर्यायवाची शब्द प्रतीक। प्रतीक यानी क्या होता है? कमल को किस चीज का प्रतीक माना जाता है? अभी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आपको क्वेश्चंस में लिखना है। तो कमल प्रतीक का अर्थ क्या होता है यहाँ आपको लिखना है। फिर है चौथा पंकज। पंकज एक किसका नाम है, मैंने भी आपको बताया था। तो उन चारों नाम में से कोई भी आप एक नाम लिखेंगे। प्यार। पांचवा शब्द है प्यार। प्यार यानी क्या होता है? प्यार का पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द आपको लिखना है। फिर है परिश्रम। छठा शब्द है परिश्रम। इस शब्द का भी पर्यायवाची शब्द लिखना है। सातवां शब्द है कृषक। कृषक यानी क्या होता है? फिर फसल। फसल यानी क्या होता है? सहमत यानी क्या होता है? सहमत का पर्यायवाची शब्द लिखना है। और अंतिम है 10 नंबर अक्ल। इस शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। फिर हमने दिया है प्रश्न 2 विलोम शब्द लिखो। फिर क्या है? प्रश्न 2 विलोम शब्द लिखो। सबसे पहला विलोम मतलब होता है उल्टे अर्थ वाला। विलोम यानी होते हैं उल्टे अर्थ वाले, पता है ना आपको? उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। तो पहला शब्द है शांति। पहला शब्द क्या है? शांति। शांति इस शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। दूसरा शब्द है दुर्गुण। दुर्गुण यानी शांति यानी पता ना, शांति यानी साइलेंट, उसका विलोम शब्द अपोजिट वर्ड लिखना है। फिर है शांति हो गया। फिर है दुर्गुण। दुर्गुण इस शब्द का दुर्गुण यानी बुरे गुण। दुर्गुण यानी क्या होता है? बुरे गुण। तो इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। अच्छे गुणों को हम क्या कहेंगे? फिर है प्राचीन। प्राचीन यानी बहुत पुराना, बहुत सुना, बहुत पुराना। तो पुराने इस शब्द
नए के लिए ना अगर पुराना होता तो आप नया लिखते, लेकिन हम यहाँ आप नया नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने प्राचीन दिया है। तो प्राचीन इस शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। फिर चौथा शब्द है प्यार। प्यार तो सभी को पता है ना, जानते हैं ना। तो प्यार इस शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। फिर पांचवा शब्द है अगली। अगली यानी आगे, नेक्स्ट। तो फिर जो बैक हो गया है उसे हम क्या कहेंगे, वो यहाँ लिखना है। जैसे अभी आप क्लास 3 में हो तो आपकी अगली कक्षा क्या होगी, क्लास 4। तो फिर इसके पहले वाली कक्षा में पहले के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, वो यहाँ लिखना है। फिर है वृद्ध। वृद्ध यानी होता है बूढ़ा इंसान, उसके लिए उसका विलोम शब्द आपको लिखना है। फिर है फायदा। फायदा यानी बेनिफिट। फायदा यानी बेनिफिट, आपका लाभ। तो फायदा इस शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। फिर है धनी। धनी मतलब अमीर। धनी मतलब अमीर, तो धनी इस शब्द का विलोम शब्द आप लिखेंगे, ठीक है। फिर है प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 3 है प्रश्नों के उत्तर लिखो। 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कमल कहाँ खिलता है, उसके अलग अलग नाम लिखिए। समझ में आया? कमल कहाँ खिलता है, कमल कहाँ खिलता है यहाँ लिखना है। और फिर उसके जो नाम हमने पढ़े हैं ना, कितने नाम पढ़े हैं हमने, आपको याद है? तो वो नाम भी इसके उत्तर में आपको लिखने हैं। फिर है प्रश्न 2, कमल को किसका प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर भी एक प्रतीक शब्द आया है ना। तो कमल इस फूल को, कमल के पुष्प को किसका प्रतीक माना जाता है, वहाँ उसका उत्तर आपको इसके नीचे लिखना है। फिर है प्रश्न 3, कौन दोनों जाने के लिए तैयार है। ये तो आपको आसान ही है, आता ही होगा इसका। जब नाना जी की चिट्ठी आई थी तो कौन दोनों थे वो जो जाने के लिए तैयार थे, उनके नाम लिखने हैं। चौथा प्रश्न है रामधनी कहाँ का रहने वाला था। देखिए एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। रामधनी कहाँ का रहने वाला था मतलब उसके गांव का नाम लिखना है, और उसकी बेटियों के नाम लिखो। उसकी कितनी बेटियां थी और उनके क्या नाम थे वो हमें लिखना है। फिर है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है रामधनी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। रामधनी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। हमने इस पाठ में पढ़ा है कि रामधनी ने किस तरीके से अपनी उस समस्या का, उलझन का हल निकाला। तो बच्चों ये पूरी की पूरी वर्कशीट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके सुलझा के आप मुझे इसकी कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे ये वर्कशीट, और हमने अभी ऊपर बस थोड़ी 2-2 मिनट की रिवीजन भी कर ली। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।